इस क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा आपको डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी एक प्रॉपर्टीज होती है किसकी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सॉल्यूशन चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। तो इसको भी हम सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज द डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट। बट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। आप कहोगे सर कोई भी लिक्विड फ्रीज हो जाए जिस टेम्परेचर पॉइंट पे, वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। करेक्ट। बट थोड़ा और एक्यूरेटली हम चलेंगे तो यहाँ पर कहा जाता है कि किसी भी लिक्विड का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जिस टेम्परेचर पॉइंट पे फ्रीज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। या ये भी कह सकते हैं जब किसी लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है या सेम हो जाता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर। उसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। देखो किसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन का मतलब ये होता है कि हम उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिंगल पॉइंट में बता सकते हैं, सिंगल लाइन में बता सकते हैं। तो चलो हम आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया फ्रीजिंग पॉइंट होती क्या है। आपको पता चल गया जब सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए या इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर जाए, तब उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसको भी हम जैसे लास्ट टॉपिक कराया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, उसी के बेसिस एक ग्राफ के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको, और आपको क्या बताएंगे क्या होता है डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसमें भी रिलेशनशिप बनता है टेम्परेचर का और वेपर प्रेशर का। इस डायरेक्शन में इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक्सिस पे यहाँ पर 0 पॉइंट है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर का वो होता है बेटा, इस टेम्परेचर पॉइंट पे हमारा इस वेपर प्रेशर पे हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है इस प्रेशर पॉइंट पे, इतना जो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा। हम मान के चलते, कभी आप सोचो एक्यूरेटली यही हो गया, नहीं, हम अज्यूम करके चलते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है, हमारे पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है, हमने मान लिया कोई भी प्योर सब्सटेंस है। अब धीरे धीरे हम टेम्परेचर कम करेंगे, क्योंकि फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, डिक्रीज। हम किसी भी चीज़ को वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे या लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो उस केस में हमें वेपर प्रेशर को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तभी हमारा कोई भी लिक्विड वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। आपको पता है जैसे हम आइस फ्रीज करते हैं, कैसे करते हैं, फ्रीजर में रख के। फ्रीजर का क्या काम होता है, लो टेम्परेचर करना, हाई से लो में जाना। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं हमारे पास कोई प्योर सब्सटेंस है, उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर है, उस समय टेम्परेचर हमारा ये है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता रहेगा बेटा, डिक्रीज होता रहेगा। तो हमने मान ली इस पॉइंट पे आके वो फ्रीज हो गया प्योर सब्सटेंस, तो हमने देखा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहा, वो ये रहा, T1 बोल दिया हमने उसको क्या बोल दिया, T1 बोल दिया। अब हमने क्या किया है, जो प्योर था तो हमने उसका नाम दिया सॉल्वेंट। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल ऐड कर देते हैं या कुछ ग्राम वेट हम सॉलिड पार्टिकल को ऐड करा देते हैं। तो जैसे ऐड कराएंगे ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये बनते ही इसका वेपर प्रेशर फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर से हम इसको डिक्रीज करना, टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता रहेगा। इसका वेपर प्रेशर हमने ज्यूम कर लिया इस पॉइंट पे आके वो फ्रीज हो गया, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, T2 हो गया। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो हम इसी को समझाना चाहते हैं। आप सोच के देखो, इनमें जो लिक्विड में, ध्यान से देखना, ये हमारे पास जो वेपर प्रेशर इस केस में आया, मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, इस केस पे आया हमारे पास। अगर हम इनको नोट करेंगे तो ये कहलाए जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मैंने बताया था जब किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन का या पूरे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, T1 इंटू T2 बन जाएगा। तो बट हम यहाँ पर बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट का जितना टेम्परेचर कम होगा उतना वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर आ गया, तो हमने देखा यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट था उसका टेम्परेचर ज़्यादा था
और जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर क्या था, कम था। मतलब जो सॉल्यूशन था और ज़्यादा माइनस में आके क्या हुआ, फ्रीज हुआ। आप सोच के देखो, जब टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर T1 ग्रेटर देन होता है T2 से। आप खुद देखो, इधर जा रहे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो T1 ग्रेटर देन T2। तो हमने देखा भाई, जब कोई हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है वो बहुत फास्टली फ्रीज होता है, और हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है, और सॉल्यूशन बनते ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा नीचे चला जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसकी लैंग्वेज में हम बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान के चलो जैसे हमारे पास वाटर था, वाटर 0 डिग्री पे क्या होता है, फ्रीज होता है। और जब हम इसमें कोई साल्ट ऐड कर देते, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते, तो मान लेते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस और माइनस में, तो आप देखो, देखा जाए तो ये 0 इससे ज़्यादा एक बड़ी वैल्यू है, बड़ी है। बट जो फ्रीजिंग पॉइंट है देखा जाए ये ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट को हम बढ़ा देते हैं। अगर हमें किसी सब्सटेंस का, किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ाना हो तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया, किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है, और किसी भी इम्प्योर सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो और माइनस में चला जाता है। आपने देखा होगा मोस्टली जो यूट्यूब पे वीडियो चलती है उसमें दिखाया जाता है कि एक गर्म पानी लिया, और हमने जैसे जम्मू कश्मीर में किसी भी विंटर एरिया में जाके उसको जैसे बाहर थ्रो किया हॉट वाटर को, तो फ्रीज हो गया वो। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं ये तो समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर प्योर है तो बहुत जल्दी फ्रीज होती है। आप खुद भी घर पे ये प्रोसेस करके देख सकते हो। आप दो पानी के गिलास लो, एक पानी को गर्म करो और एक को नॉर्मल रखो, तो आप दोनों को फ्रीजर में रखो, तो आप देखोगे जो हॉट वाटर था वो बहुत फास्टली फ्रीज हो चुका है। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो प्योर होता है वो बहुत जल्दी फ्रीज होता है, और कोई भी सब्सटेंस जब प्योर होता है वो बहुत जल्दी बॉयल भी होता है, कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है। और जैसे हमने उस प्योर सब्सटेंस में कोई इम्प्योरिटी ऐड की तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और भी नेगेटिव चला गया। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि जो चेंज ऑफ टेम्परेचर उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए तो होता है, तो हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, एफ बोल देते हैं। इसको फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ आ जाता है, चेंज इन टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हम बोलेंगे डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। द चेंज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, या ये कह सकते हैं द डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। तो अब आपको पता चल गया डेल्टा टी एफ क्या होता है। ये होता है हमारे पास T1 माइनस में T2। देखो यहाँ पर T1 ग्रेटर देन है, हम ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, हम फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर T1 ज़्यादा होता है। T1 क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। T2 क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है डेल्टा टी एफ, इसको बोलते हैं डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिफरेंस इन वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज करना, एलिवेशन वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज होना। एलिवेटर, एलिवेटर होते हैं जो सीढ़ी होती है अपने आप बढ़ती है ऊपर की तरफ। तो आप इनका मीनिंग आप समझ चुके हैं, क्लियर। तो यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो समझा देते हैं आपको। पहले आपने देखा होगा कि जो सी है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई जो सी है वो फ्रीज क्यों नहीं होता, आप कहोगे नहीं सर जो अंटार्कटिका है वो तो फ्रीज हो जाता है। बेटा ध्यान रखना, जो प्योर वाटर होता है वो फ्रीज बहुत जल्दी होता है, और आप नॉर्मल जो हमारा सी देखोगे, समुद्र को देखोगे, वो फ्रीज नहीं होता। क्योंकि उसमें हग अमाउंट में क्या होती है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं, साल्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो फ्रीज का माइनस टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं। वाटर को फ्रीज होने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। बट जो हमारा अंटार्कटिका होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है, हद से ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है, जिसके कारण हमारा वहाँ पर जो सी एरिया होता है उसका वाटर भी क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। बट देखा जाए तो जो सी वाटर है उसमें भी तो पानी होता है, और आपको पता है जो वाटर है वो कितने टेम्परेचर फ्रीज होता है, 0 डिग्री पे। बट जो सी वाटर होता है वो कभी भी 0 वाटर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होता, क्योंकि इसमें साल्ट ऐड होता है जिससे उसके टेम्परेचर को और माइनस में कर देता है। फ्रीज होने के लिए उसको और ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रीज़न होता है। दूसरा,
आपने देखा होगा जो स्नो एरिया होता है, जैसे हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसके कारण जो रोड होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो रोड के ऊपर से जो स्नो को रिमूव करने के लिए हम उस पर क्या ऐड कराते हैं, हम उस पर ऐड करते हैं साल्ट। साल्ट ऐड करते ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट और माइनस में चला जाएगा। वाटर को फ्रीज होने के लिए और ज़्यादा और लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो लो टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो जो स्नो थी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे रोड क्लियर हो जाती है। तो ये सारे इसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो साल्ट को स्नो के ऊपर ऐड करते ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट और माइनस में चला जाता है, जिसके कारण वो उस टेम्परेचर पॉइंट को गेन नहीं कर पाती है और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे आपने देखा होगा जो विलेज में आइसक्रीम वाला आता है, तो उसके पास एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में वो आइसक्रीम रखता है। तो हम सोचते भी ये आइसक्रीम को इतनी देर तक फ्रीज कैसे करके रखता है। तो आप कभी उसको देखोगे तो जो उस बॉक्स में सबसे पहले आइस रखता है, आइस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में साल्ट को रखता है। साल्ट रखने से उसमें क्या हो जाता है, उस आइस का टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, और ज़्यादा माइनस में ज़्यादा चल जाता है, जिससे वो आइसक्रीम ईजिली नॉर्मली फ्रीज रहती है एक लंबे टाइम तक। नहीं, आप देखो आपके घर में सभी में फ्रीजर होता है, उनमें आइसक्रीम ले जाके रखो, तब भी वो आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, क्योंकि आइसक्रीम को फ्रीज होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। आइसक्रीम में होते क्या है, सब्सटेंस होता है, मिल्क होता है, वाटर होता है, तो उनको एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसको फ्रीज होने रखने के लिए एक माइनस में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने बताया ना, हम इसका क्या यूज करते हैं, किसी भी अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने के लिए या मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें पता सेम लास्ट टॉपिक के जैसे जो डेल्टा टी एफ होता है, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। जब इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर के एफ आ जाता है। जो के एफ होता है वो होता है मोलर डिफ्रेंशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मोलर डिफ्रेंशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, वो भी बहुत जरूरी पता होना चाहिए, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, और इसकी यूनिट भी सेम होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्योंकि इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, सेम केल्विन ही होती है, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, जहाँ पर चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वहाँ पर यूनिट क्या कहलाई जाती है, केल्विन ही कहलाई जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में टेम्परेचर की यूनिट क्या ली जाती है, केल्विन ही ली जाती है। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में भी पता चल गया। दोनों में से कोई सा भी पूछा आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हो। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोलर डिफ्रेंशन कांस्टेंट, तो आप उस केस में क्या करते हो, आप मोलरिटी को यूनिटी ले लेते हो। जब मोलरिटी को आप यूनिटी लेंगे तो उस केस में हमारे पास डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या हो जाता है, के एफ। तो हम ये कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज मोलरिटी इज टेकन वन, the molar diffraction constant is equal to the diffraction in freezing point। जो इसकी डेफिनेशन होगी वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, भाई यहाँ पर हम मोलरिटी की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब यहाँ पर हम मोलरिटी की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको पता है सेम वही वैल्यू आ जाती है जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में स्टडी की थी। और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी अननोन सब्सटेंस का गिवन मास या मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। हम किसी भी इनमें से कोई भी एक अननोन वैल्यू को हम कैलकुलेट